फ्रेंड्स, बरदानी एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश की एमसीक्यू सीरीज़ की क्लास चल रही है, जो हमारा आज दूसरा लेक्चर है। तो उसको आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मतलब 31वां क्वेश्चन है क्योंकि 30 क्वेश्चन कल करा चुके थे। इसमें बता रहा है कि आपको जो नगर हैं और उसमें हवाई अड्डे जो है ना, उसको मैच करना है कि किस नगर में कौन सा हवाई अड्डा है। जबकि हम लोग जानते हैं कि जो लखनऊ है, लखनऊ में सर अमौसी है और कानपुर में चकेरी है। तो पहले का तीसरा और तीसरे का चौथा जिस विकल्प में मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले का तीसरा किस में है? इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है तीसरे का और जो तीसरे का चौथा, तो तीसरे के चौथे में कौन सा विकल्प मिल रहा है ये, तो आंसर हो जाएगा ये। तो एक बार ऊपर देख लेते हैं कि जो दूसरे का कौन सा हो जाएगा, पहला। तो दूसरे का पहला मतलब वाराणसी में जो बाबतपुर करके है और आगरा में आपका खेरिया करके है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या है। अब 10 लाखी चीज़ क्या होती है? 10 लाखी का मतलब होगा कि जिस नगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, ठीक है। तो ऐसे कितने ज़िले हैं? तो लगभग सभी को पता भी होगा, 7 ज़िले हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7। तो वो कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा आपका कानपुर, पहला हो जाएगा कानपुर, लिख लीजिए, इसको पेपर में आते हैं ये। दूसरा हो जाएगा लखनऊ, तीसरा हो जाएगा गाजियाबाद, चौथा हो जाएगा आपका आगरा, पांचवा हो जाएगा वाराणसी, फिर हो जाएगा मेरठ, और मेरठ के बाद हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद, ये 7 नगर जो है ना, वो 10 लाख से ऊपर जनसंख्या रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार 7। सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है ना, वो कौन सा है? तो महोबा है। वैसे तो ये दोनों ही हैं, पेपर में आते हैं, लेकिन इसका सीक्वेंस पूछ रहा है तो आपको पता होगा महोबा सबसे कम जनसंख्या होती है, जबकि जनसंख्या घनत्व में ललितपुर होता है ज़्यादा। अब क्वेश्चन है कि किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि राम प्रसाद जो बिस्मिल थे उन्हें फांसी दी गई थी, तो क्यों दी गई थी। तो एक थोड़ी कभी आपने पीछे आधुनिक इतिहास पढ़ा होगा, तो उसमें क्या था कि 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को, सॉरी, 9 अगस्त 1925 को इन्होंने काकोरी जो कांड हुआ था ना, उसमें ये इन्वॉल्व थे। काकोरी कांड, इन्होंने जो ट्रेन जा रही थी ना अंग्रेज़ों की, उसमें भरे सरकारी खजाने को इन लोगों ने लूट लिया था। तो उसमें कुछ 5 इंपोर्टेंट व्यक्ति थे, जैसे कि सब नंबर 1 पे थे चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। दूसरे पे थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरे पे थे राजेंद्र लहेड़ी, इन चीज़ों को लिखना पड़ता है, ठीक है। चौथा है रोशन सिंह, और 5 में है अशफाक उल्ला, ठीक है। राइटिंग नहीं, लेकिन मैंने मुंह से बोला है तो आप उसको देख लेंगे एक बार, ठीक है, अशफाक उल्ला। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, ये पूछा जाएगा कि जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई। तो आंसर हो जाता है गोरखपुर में। आंसर क्या हो जाता है? गोरखपुर में। जबकि गोंडा में किसे दी गई? तो राजेंद्र लहेड़ी को दी गई। किसे? राजेंद्र लहेड़ी को दी गई, ठीक है। इसके बाद आगे क्या है कि अब तो आगे दिया नहीं है, लेकिन हमें आगे लिखना भी है। तो जो रोशन सिंह थे ना, उन्हें कहाँ दी गई? नैनी, इलाहाबाद में दे दी गई थी, ठीक है। इसके बाद कौन से थे? अशफाक उल्ला, एक थे अशफाक उल्ला। अशफाक उल्ला को कहाँ दी गई थी? तो उन्हें दी गई थी फैज़ाबाद में, उन्हें दी गई थी फैज़ाबाद में। अब जो रह जाते हैं कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को फांसी नहीं दी गई थी, उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी, और हम लोग ये क्वेश्चन कल डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि राम प्रसाद बिस्मिल को किस किस कारण फांसी दी गई थी, तो काकोरी कांड में ये इन्वॉल्व थे। काकोरी कांड कहाँ हुआ था? लखनऊ के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो इनमें क्या होता है कि ये बिच्छू टाइप के होते हैं ना, तो ये लोग क्या नाम है, पूरे साल में एक एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण करते हैं, लेकिन जब फाइनली जो बरसात होती है, तो वो किसी एक एक स्थान पे जाकर रुक जाते हैं, और वहाँ पे अपने 2 से 3 महीने काटते हैं। तो वही चीज़ गौतम बुद्ध को लेके कहा गया है
कि वो अपनी जीवन की अंतिम वर्षा मतलब सबसे ज़्यादा समय उन्होंने कहाँ बिताया है, तो कुशीनगर में। उन्होंने अपना जो सबसे ज़्यादा समय कुशीनगर में, यहीं इनकी क्या है, मृत्यु हो गई थी, महापरिनिर्वाण हुआ था। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए, सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम हिमालय से नहीं है? ठीक है, तो इसको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में यही पूछी जाती है, गोमती नदी। ठीक है, तो गोमती नदी। अब लेकिन मुझे एक क्वेश्चन और पड़ा हुआ लग रहा होगा आपको कि सर शारदा, ये भी तो नहीं है, लेकिन सर बेतवा, ये भी, रामगंगा, अब ये सर हमने तो चारों ही नहीं पढ़ी हैं, तो अब क्वेश्चन कैसे समझें हम? तो इसके लिए आपको नदी वाले टॉपिक पहले अच्छे से पढ़ना होगा, उसके बाद, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नदी, झीलें, ये सारे टॉपिक हैं उत्तर प्रदेश में और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। अभी तो सिंपल सिंपल सी दे रहे हैं, थोड़ी सी कभी कभी और देने लगते हैं नदियाँ जो हम लोगों ने कभी सुनी नहीं है, और ये नदी किस किस ज़िले में बहती है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको फंसाए ना, इसको लेके आपको क्या होगा, थोड़ा तैयारी पहले से कर रखनी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला और तीसरा, मतलब दो नदियाँ ऐसी हैं जिनका उद्गम क्या नहीं है, हिमालय नहीं है। तो क्या क्या हो जाएगा, गोमती नदी और बेतवा। गोमती नदी का उद्गम फुलर झील पीलीभीत से हुआ है। ठीक है, तो ऐसे पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश की एकमात्र झील जिसका उद्गम झील से हुआ है, तो आंसर हो जाती गोमती। या ऐसा पूछ देगा कि फुलर झील से किस नदी का उद्गम हुआ है, तो गोमती नदी का। इस चीज़ को याद रखेंगे आप। आगे पूछ रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध अवस्थित है। ये भैया हम लोग कल भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज फिर से। ठीक है, तो क्या है मतलब, गोविंद बल्लभ पंत ये हमारे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा कि ये जो सागर बांध परियोजना है वो कहाँ बनी हुई है, तो आपको पता होगा सोनभद्र में है। सोनभद्र में एक रॉबर्ट्स करके जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बनता है वहाँ पे, रॉबर्ट्स वर्ड करके। ठीक है, तो ये याद रखना स्थान। ठीक है, तो गोविंद वल्लभ पंत आपको पता चल गई कहाँ हुई। तो अब पूछा जाता है, ये कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि ये परियोजना किस नदी पे बनी हुई है ना, ये परियोजना किस नदी पे बनी हुई है। तो उत्तर गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो यह बना हुआ है रेहंद नदी पर। ये किस नदी पर बना है, रेहंद नदी पर। और ये कहाँ पे बना हुआ है, तो सोनभद्र में। तो यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चंस और निकाल लेते हैं। वो क्वेश्चंस के किस तरह हो सकते हैं कि जो सोनभद्र में और क्या क्या है। सोनभद्र में एक और बांध बना हुआ है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओबरा बांध। ठीक है, याद रखना, सोनभद्र में कौन सा और बांध बना हुआ है, एक बना है ओबरा बांध। किस नदी पर बना है, तो ये बना है कनहर नदी पर, कनहर नदी पर। क्लियर। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा बांध है जो मिर्ज़ापुर तथा सोनभद्र दोनों को जोड़ता है, मतलब दोनों ही कह सकते हैं, दोनों की संयुक्त परियोजना है। तो वो होता है कौन सा, नगवा बांध। कौन सा हो जाएगा, नगवा बांध। ठीक है, और नगवा बांध किस नदी पर बना है, तो कर्मनासा नदी पर बना है, कर्मनासा नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट, कर्मनासा नदी किस जिले में बहती है, तो मिर्ज़ापुर में बहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है और क्या है मिर्ज़ापुर में खासियत, तो मिर्ज़ापुर में और दो बांध और हैं। एक है अदवा बांध, अदवा, अदवा और नगवा। ठीक है ना, लेकिन नगवा दो की मिश्र सम्मिलित है। दूसरा हो जाएगा मेजा, दूसरा हो जाएगा मेजा। ये दो बांध और भी बने हुए हैं कहाँ पे, मिर्ज़ापुर में। एक बार इसको देख लेंगे। इसके बाद क्या पूछ रहा है, ललितपुर। ललितपुर में ये कौन कौन से हैं, तो ललितपुर में पहला है रोहिणी, पहला है रोहिणी, दूसरा है आपका शहजाद, शहजाद। ठीक है, और दो और हैं उसमें, तो उसको भी अभी दिमाग में नहीं आ रहे हैं, तो आगे अगर आएंगे तो फिर हम उनको बता देंगे। ठीक है, तो दो ही अभी तक देख लेंगे एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन बांध, अर्जुन बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो अर्जुन बांध आपका हमीरपुर में है। और किस नदी पे, तो अर्जुन नदी पर ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, मतलब ये तो सिंपल सा था इसलिए इसको स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है, भैया ये रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर है, और ये कहाँ है, झांसी में है। ये कहाँ है, झांसी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ापुर स्थित, मिर्ज़ापुर स्थित क्या है, मिर्ज़ापुर, या ये समझ लीजिए मिर्ज़ापुर किस लिए जाना जाता है, तो मिर्ज़ापुर कजरी के लिए जाना जाता है, कजरी। ठीक है, कजरी के साथ विश्व प्रसिद्ध कालीनें भी यहाँ पे प्रसिद्ध हैं। तो दो इम्पोर्टेंट याद रखना।
मिर्ज़ापुर किस लिए? कजरी और कालीनों के लिए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब 3 सुमेलित हैं और चौथा नहीं है। तो यहाँ पे हमें चारों क्वेश्चन तैयार हो जाने चाहिए कि बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित हैं, हाँ। आला महोबा में गाया जाता है, बिल्कुल। अमजद अली खां सरोद से संबंधित हैं, जबकि जो बिरहा होता है ये कन्नौज में नहीं है, ये भैया पूर्वांचल में गाया जाता है, पूर्वांचल मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? डी, कि ये सर गलत गलत लिखा है, कन्नौज गलत लिखा है। कन्नौज इत्र के लिए जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरहा ताल पक्षी विहार। सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ है भैया? बलिया में है, बलिया में है। और इससे संबंधित जो पक्षी विहार होंगे आगे आने वाली क्लास में इसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट हैं तो सभी पढ़ेंगे। आगे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मतलब किस में, मतलब मैचिंग के लिए देख लेते हैं। तो कोयला सोनभद्र में होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर में, ये कल ही हमने देखा था। सिल्का बालू इलाहाबाद में होता है, जबकि यूरेनियम झांसी में ना होके, खुद बताएंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये ललितपुर में होता है, ललितपुर में होता है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कहाँ है? प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कहाँ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सी? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट और डोलोमाइट, रॉक फास्फेट और डोलोमाइट ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्या हैं? खनिज हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये तो कई लोगों ने तो सुना ही तक नहीं होगा ये क्वेश्चन को, है ना। तो ये जो पाए जाते हैं, जो रॉक सॉल्ट है ये आपका ललितपुर का है। और ललितपुर में कहाँ पे? इस चीज़ को लिख लेना, दुर्माला, दुर्माला खान है, ठीक है ना, दुर्माला नाम से। और दूसरा है किमोई, किमोई। और तीसरा है मसराम, तीसरा है मसराम। ये 3 ललितपुर की खाने हैं जहाँ पे रॉक सॉल्ट प्राप्त किया जाता है, रॉक फास्फेट। और ये जो अगला है वो क्या है? डोलोमाइट। डोलोमाइट कहाँ किया जाता है? तो ये आपका जो सोनभद्र ना, तो सोनभद्र में एक खान हमने कल पढ़ाई थी, कजराहट, कजराहट। यहाँ पे हमें क्या मिलता है? डोलोमाइट मिलता है। तो ये दोनों चीज़ों को याद रखना। आगे पूछ रहा है, आज आगे पूछ रहा है कि राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं। ये एस्बेस्टस ही वर्ड समझ में नहीं आएगा। तो आपने देखा होगा कि जो खम्भे पे जो इस तरह से चीनी आइटम का कुछ इस तरह बना होता है, जिससे कि लाइट जो होती है ना वो जो जो खम्भे पे ना पहुँचे, तो ये कह सकते हैं इंसुलेटर जैसा बर्ड, इंसुलेटर जैसा कार्य करती है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? एस्बेस्टस। तो सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है कहाँ पे? कई लोग कह रहे होंगे ललितपुर और कई कह रहे होंगे मिर्ज़ापुर। ये बहुत ऐसे क्वेश्चंस 99% क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिर्ज़ापुर। ठीक है, राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं कहाँ पे? मिर्ज़ापुर में। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी? तो सिंपल सा है, तो ये चंद्रप्रभा बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में, ठीक है ना, चंदौली में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में क्या है? यूरेनियम पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है कहाँ? ललितपुर में। कथन, कथन में क्या कह रहा है कि जो कथन कह रहा है कि वन नवीनीकरणीय संसाधन है, हाँ है, ठीक है। ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, हाँ ये भी सही है। तो उसमें पूछ रहा है कि ए और आर में कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करते, एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। हमने इस क्लास में आपको बताया है कि कैसे कथन निष्कर्ष निकाले जाते हैं, है ना। चलिए आगे कह रहा है, हमने कल कल भी बताया था कि 1 से 2 हर बार में योजना भी उसमें रहेंगी, तो आपको उसको भी देख लेना एक बार। द ऑपरेशन ग्रीन कल थी, द किसान बही योजना, है ना, 92 में हुई थी जो किसान बही योजना, जिसमें 2.5 करोड़ जो लोग थे ना, उन लोगों को जो कृषि संबंधित थी वो। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना जो है ना, वो उत्तर प्रदेश में आपकी 2001 में इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, एक आती है ग्रीन, ऑपरेशन ग्रीन, ठीक है, वो हुई थी आपकी 18-19 में, ये 2001 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा जो लखीमपुर खीरी, खीरी और लखीमपुर उल्टा लिख दिया,
को बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया? बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 87-88 में। इसको याद कर लेंगे आप लोग। कुछ हमने बताया ना, जो पॉइंट आपने कभी नहीं पढ़े हैं उनको आप जरूर नोट करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के टाइप में, और आप उसको एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, फिर आपको आने वाली सीटों में ये क्वेश्चन रिपीट भी होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, डी, रामपुर में सबसे कम महिला साक्षरता है। और रामपुर में अगर पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुस्लिम कहाँ निवास करते हैं? तो 50% जनसंख्या यहीं पर निवास करती है, रामपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, तो ये तो सभी को पता होगा, ये भैया इलाहाबाद सबसे बड़ा जनपद है। इलाहाबाद जो है ना वो सबसे बड़ा जनपद है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, कई लोग गाजियाबाद लगा देते हैं लेकिन नहीं, सबसे बड़ा है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, इस चीज़ को एक बार देख लेंगे आप लोग। आगे कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो देखो महोबा ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। महोबा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालक शिशुओं की संख्या, मतलब सीधा सा पूछ रहा है कि भैया शिशु मृत्यु दर बताइए, और उसने इसकी डेफिनेशन से पूछ दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 902। 902 किसकी है, बाल की है, मतलब बालकों की। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। 2001 एक क्वेश्चन है, 2001 से 11 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर, तो भैया देखो 2001 और 11 की पूछ रहा है ना, कितनी हो गई थी, 20.22, मतलब अब कह सकते हैं 2020 जो चल रहा है वही सिस्टम बना लें तो इससे याद हो जाएगा। वर्तमान में कितनी बढ़ गई है, 20-20, तो 20-22 आपको पेपर में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सूची बनाइए, मतलब कि पहले सबसे बड़ा कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है। तो हमें तो ये तो जानते हैं सर, इलाहाबाद सबसे बड़ा है, लेकिन मुरादाबाद और गाजियाबाद में सबसे छोटा लखनऊ है। तो मैं कह सकता हूँ पहला और चौथा चेक कर ही ले रहे, जहाँ भी होगा हम मैच करा लेंगे। तो पहला और चौथा देखिए, हम देखते हैं, हमें इसी में दिख रहा है पहला और चौथा, तो मैं कह सकता हूँ उसके बाद कौन आएगा, तीसरा मुरादाबाद आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, गाजियाबाद आएगा, और फिर क्या आएगा, लखनऊ। तो इलाहाबाद और लखनऊ याद थे, इसलिए मैं क्वेश्चन आसानी होगी सॉल्व करने में। 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है? ठीक है ना, तो साक्षरता सबसे ज़्यादा उच्चतम किस में है? आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा साक्षरता है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन 60 थे ना, इसलिए 61 नहीं कराएंगे आज। तो 60 क्वेश्चन हो गए हैं आज। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको कमेंट्स करें, और लाइक के साथ जो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें, समझ रहे हैं ना, जिससे आने वाली वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द मिलती रहें। क्योंकि अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियो बनाने का फिर जो जो मोटिवेशन होता है, इंटरेस्ट होता है ना, वो हमारा फिर कम हो जाता है। फिर सोचते हैं कि जब बच्चे वीडियो देख ही नहीं रहे हैं तो फिर वीडियो बनाने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं हम। ठीक है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि व्यूअर बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, लाइक से पता चलता है कि हाँ आप लोगों ने वीडियो को देखा है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आने वाले समय में भी जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं सोच रहा हूँ कि आपके जो लेखपाल और यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली हैं उस समय तक आपके पूरे ये 6000 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो मैं पूरी करा सकूँ। और जो हमारी शाम को जो क्लास चलती है उसमें ग्रामीण प्रवेश की जो क्लास है उसके भी जो एमसीक्यू हैं वो ऑनलाइन क्लास जब स्टार्ट हो जाएगी उसमें हम आपकी कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद। और